प्रिय छात्रों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने भाषा की परिभाषा से संबंधित एक वीडियो आप लोगों को भेजा था। उसी क्रम में आज हम भाषा की एक और महत्वपूर्ण परिभाषा देख रहे हैं और वो परिभाषा है प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। उन्होंने अपनी परिभाषा में लिखा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इनकी परिभाषा में दिए गए महत्वपूर्ण शब्दों को हम यहाँ समझ लेते हैं, जिससे ये परिभाषा थोड़ा आसान हो जाएगी क्योंकि इनकी शब्दावली क्लिष्ट है। तो इन्होंने अपनी परिभाषा में उच्चारण अवयवों की बात कही है। तो उच्चारण अवयव क्या हैं? हम देखते हैं कि मनुष्य के मुंह के अंदर ऐसे स्थान हैं जिन्हें हम उच्चारण अवयव कहते हैं, जैसे कंठ, वर्ष्व, तालु, दंत, ओष्ठ। मनुष्य की जिह्वा इन स्थानों का स्पर्श करके ही वर्णों का उच्चारण कर पाती है। दूसरा शब्द है यादृच्छिकता। यादृच्छिक का अर्थ है जैसी इच्छा हो या माना हुआ। यह सत्य है कि प्रत्येक समाज अपनी इच्छानुसार शब्दों के अर्थ अलग अलग रखता है। इसी कारण एक वस्तु के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और फारसी में पानी को आब कहा जाता है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि पानी के लिए केवल पानी ही सभी भाषाओं में प्रयुक्त नहीं होता। हर भाषा भाषी अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी प्रकृति के अनुरूप जो है शब्दों के अर्थ निश्चित करता है या यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस परिभाषा में इन्होंने भाषा विशेष समाज विशेष की बात कही है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक समाज की भाषा अलग होती है। अभी तक हम सभी ने जितनी परिभाषाओं का विश्लेषण किया है उससे भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। जैसे भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाषा हमें अपने पूर्वजों से नहीं मिली होती है, बल्कि हम इसको अभ्यास के द्वारा, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। दूसरी विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी भाषा को हम प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। तीसरी परिभाषा है भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। बिल्कुल स्पष्ट है कि भाषा हम दूसरों की नकल करके सीखते हैं। जैसे छोटा बच्चा घर में जब पैदा होता है तो वो भाषा नहीं बोल पाता, किंतु धीरे धीरे वो लोगों की बातें सुनते सुनते और उनका अनुकरण करते करते वो भी बोलना शुरू कर देता है। किंतु इसी बच्चे को यदि हम किसी अन्य परिवेश में छोड़ दें या पशुओं की समाज में छोड़ दें तो वो पशुओं की भाषा भी सीख लेता है। तो स्पष्ट है कि भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, ये पैतृक संपत्ति नहीं है। अगली विशेषता है कि भाषा चिर परिवर्तनशील है। समय और परिस्थिति के अनुसार, सामाजिक परिवेश के अनुसार भाषा जो है वो हमेशा बदलती रहती है, ये भी सत्य है। अगली विशेषता है कि भाषा सामाजिक वस्तु है, यानी भाषा को हम कहाँ से सीखते हैं? समाज के द्वारा सीखते हैं। जैसे हम बुद्धिजीवी समाज में अगर हमारा रहन सहन है तो हम उनकी भाषा सीखते हैं। घर में रहते हैं तो हम अपनी आंचलिक, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से भाषा समाज में ही सीखी जाती है और यह एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, यानी भाषा जो है हमेशा नित्य नवीन रूप को धारण करती है और निरंतर इसका विकास होता रहता है। सातवीं विशेषता है कि प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक और ऐतिहासिक सीमा होती है। ये भी निश्चित है कि भाषा की अपनी एक सीमा होती है। आठवीं विशेषता है प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। जैसे कि भोलानाथ तिवारी की परिभाषा में हमने देखा था कि भाषा जो है वो प्रत्येक समाज में अलग अलग तरह से बोली जाती है। उसके लिखने का, उसकी संरचना का
जो स्वरूप होता है वो भी विभिन्न समाज के अनुरूप ही होता है। जैसे हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं। ऐसे प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, अपनी अपनी संरचना होती है। भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये कठिनता से सरलता की ओर चलती है। जैसा कि हम अनुभव करके समझ सकते हैं कि जो भी शब्द हमें कठिन लगते हैं उसको हम धीरे धीरे अपने व्यवहार में सरलता की तरफ जो है प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक शब्द है स्त्री, लिखते तो हम स्त्री हैं लेकिन हमको स्त्री बोलने में कठिनाई होती है तो हम इसे स्त्री कहने लगते हैं। तो निश्चित रूप से जो शब्द हमें कठिन लगते हैं हम उसको व्यवहार में आसान बना लेते हैं और धीरे धीरे वह परिवर्तित होकर के उसी रूप को धारण कर लेता है। अगली विशेषता है कि भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। ये भी सत्य है कि शुरुआत में भाषा थोड़ा त्रुटिपूर्ण होती है और धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाती है। जैसे जैसे हम उसका प्रयोग करने लगते हैं वैसे ही वो परिमार्जित होती चली जाती है। एक और विशेषता है कि भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि संयोगावस्था क्या है और वियोगावस्था क्या है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो ये जो है संयुक्त भाषा नहीं है। संस्कृत जो है वो संयुक्त भाषा है जिसमें कई शब्दों को मिला करके लिखा जाता है, जबकि हिंदी में ये शब्द अलग अलग हो जाते हैं। और अगर शब्दों में जो है ये परसर्ग जुड़ा है तो वो संयुक्त भाषा होती है और अगर परसर्ग अलग करके लिखा जाता है तो वो वियुक्त भाषा होती है, यानी वियोगावस्था में वो रहती है। तो हमने भाषा की कुछ प्रमुख परिभाषाओं को भी यहाँ समझा है। तो आशा है कि आप सभी इसको समझ लिए होंगे और फिर हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे।